नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो बुद्ध कथाएं। आज शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक पुरानी किताब की बात नहीं करने वाले। यहाँ हम सिर्फ इतिहास दोहराने भी नहीं वाले। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इंसान सोचता कैसे है। और जब हम सोच को समझने की बात करते हैं तो हम अंधविश्वास या ब्लाइंड बिलीफ के सहारे नहीं चलेंगे। हम साइंस, साइकोलॉजी और सीधी ऑब्जर्वेशन के साथ इस कहानी को देखेंगे, क्योंकि जो बात सिर्फ मान लेने के लिए होती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती, और जो बात बार बार परखी जाती है सदियों तक जिंदा रहती है। सोचो जरा, अगर कोई ग्रंथ 2000 साल तक जिंदा रहे, अलग अलग देशों में पढ़ा जाए, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हो, और फिर भी लोग उस पर सवाल पूछते रहे, तो क्या वो सिर्फ धर्म होता है, या फिर उस ग्रंथ के अंदर इंसानी दिमाग को समझने का कोई गहरा तरीका छुपा होता है? मिलिंद प्रश्न ऐसा ही एक ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य में इसका स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। हाँ, ये त्रिपिटक का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी प्रामाणिकता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया। यहाँ तक कि बुद्धघोष जैसे आचार्य ने भी अपनी बातों को मजबूत करने के लिए बार बार मिलिंद प्रश्न का उल्लेख किया। ये बात खुद में बहुत कुछ कह जाती है। जो चीज सिर्फ विश्वास पर टिकी होती है उसे इतनी बार टेस्ट होने की जरूरत नहीं होती, और जो चीज तर्क और ऑब्जर्वेशन पर टिकी होती है वो बार बार परखी जाती है और फिर भी जिंदा रहती है। इस ग्रंथ को बौद्ध जनता ने श्रद्धा की नजर से देखा, लेकिन हम यहाँ सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ एक अलग सवाल पूछ रहे हैं। अगर इस ग्रंथ को बिलीफ से हटाकर सीधे देखने और समझने की नजर से देखा जाए तो हमें क्या दिखेगा? अब थोड़ा सा उस दौर में चलते हैं जहां ये कहानी शुरू होती है। उत्तर भारत में ग्रीक मूल के राजा शासन कर रहे थे। उन्हीं में से एक था मिनांडर, जिसे भारतीय परंपरा में मिलिंद के नाम से जाना गया। मिलिंद कोई आम राजा नहीं था। उसने अपना राज्य सतलुज नदी पार करके यमुना के आसपास तक फैला दिया था। सागलपुर, उस समय का सागल और आज का सियालकोट, उसकी राजधानी थी। इसका वर्णन इसी ग्रंथ के आरंभ में मिलता है। लेकिन मिलिंद को सिर्फ उसकी सेना या राज्य की सीमा अलग नहीं बनाती, उसे अलग बनाता था उसका दिमाग। मिलिंद विद्या का शौकीन था। वेदों का अध्ययन, पुराणों का ज्ञान, दर्शन और तर्क। लेकिन वो सिर्फ याद नहीं करता था, वो परखता था। जो बात सिर्फ परंपरा के नाम पर खड़ी होती, मिलिंद उसे तुरंत मान लेता। ऐसा नहीं था। वो पूछता था, ये काम कैसे करता है? अगर ये सच है तो हर जगह सच क्यों नहीं होता? आज हम इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। उस समय इसे बस तेज और बेचैन बुद्धि कहा जाता था। यहां एक बात समझना जरूरी है। मिलिंद का ये तरीका किसी चमत्कार का नतीजा नहीं था। ये कोई पिछले जन्म का वरदान नहीं था। ये एक प्रैक्टिस से बना हुआ दिमाग था। जैसे कोई इंसान बार बार सवाल पूछता रहे और धीरे धीरे सवाल पूछना उसकी आदत बन जाए। अब कहानी का दूसरा छोर देखो। राजमहल से दूर, शोर शराबे से दूर एक स्थविर था, नागसेन। नागसेन के पास ना राज्य था, ना सेना, ना कोई दरबार। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, चीजों को ध्यान से देखने की क्षमता। वो इंसान को सिर्फ उसके नाम से नहीं पहचानता था, वो देखता था कौन किस बात पर तुरंत रिएक्ट करता है और कौन चुप हो जाता है। उसके लिए शरीर और मन अलग अलग चीजें नहीं थीं। वो दोनों को एक ही प्रक्रिया के अलग अलग रूप के तौर पर देखता था। यहीं से मिलिंद प्रश्न की असली दिशा समझ आती है। इस ग्रंथ में पूर्व योग और पुनर्जन्म जैसे शब्द मिलते हैं। अगर हम इन्हें सीधा सीधा मान लें तो कहानी बिलीफ बन जाती है, और अगर हम इन्हें पूरी तरह से नकार दें तो कहानी अधूरी रह जाती है। इसलिए हम बीच का रास्ता लेंगे, समझने का रास्ता। इस कहानी में पुनर्जन्म का मतलब आत्मा का वापस आना नहीं है। यहां बात हो रही है सोच के रिपीट होने की आदत, रिएक्शन, रिस्पॉन्स का पैटर्न। शरीर नया हो सकता है लेकिन तरीका पुराना चल सकता है। पुराने लोग इसी कंटिन्यूटी को पुनर्जन्म कहते थे। आज हम इसे कंडीशनिंग कहते हैं। नाम बदला है, प्रोसेस वही है। मिलिंद प्रश्न के बारे में सबसे बड़ी उलझन आज तक ये रही है, इसका लेखक कौन था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई युगों तक विद्वानों,
ग्रंथ अध्येताओं और बौद्ध परंपरा के जाताओं ने इसे ध्यान से पढ़ा। ग्रंथ के अंदर भी देखा गया, बाहर के संदर्भों में भी, लेकिन कहीं से ये पक्का नहीं हो पाया कि इस संवाद को लिखित रूप देने वाला कौन था। यहां एक बात समझने वाली है, जो ग्रंथ सिर्फ एक व्यक्ति की सोच होता है, अक्सर उस पर किसी न किसी का नाम होता है, लेकिन जो ग्रंथ प्रश्न और उत्तर के जीवित संवाद से निकलता है, वो अक्सर नाम से ज्यादा विचार के लिए जाना जाता है। मिलिंद प्रश्न इसी प्रकार का ग्रंथ लगता है। कुछ अध्येता मानते हैं कि ये ग्रंथ शुरुआत में संस्कृत या किसी प्राकृत भाषा में रचित हुआ होगा। बाद के द्वार में इसका पाली में अनुवाद हुआ। इसी वजह से इसकी भाषा कई जगहों पर पाली से ज्यादा संस्कृत के निकट महसूस होती है। ये बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि विचार एक भाषा में बंध कर नहीं रहते। और यहीं पर एक और लेयर खुलती है। पाली के अलावा मिलिंद प्रश्न का एक चाइनीज रूप भी मिलता है। इसका नाम है नासे पिपकू किन, जिसका अर्थ होता है नागसेन भिक्षु सूत्र। इस चाइनीज रूप में सिर्फ 26 पेज मिलते हैं। ये पाली मिलिंद प्रश्न के तीसरे परिच्छेद तक ही सीमित है। प्रश्न उत्तरों का मूल ढांचा लगभग वही है, लेकिन भाषा और प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग नजर आती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। चाइनीज रूप का पूर्व योग पाली रूप से बिल्कुल अलग है, और इसी अंतर से हमें समझने का एक नया दरवाजा मिलता है। चाइनीज पूर्व योग के अनुसार एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका दिन रात उनका घेराव बनाए रहते थे। धीरे धीरे ये लगातार भीड़ उनका मन थका देती है, और फिर वो सबको छोड़कर एकांत की तलाश में वन की तरफ निकल जाते हैं। एक बरगद के पेड़ के नीचे वो शांत होकर बैठ जाते हैं। यहां रुककर एक बात महसूस करो, इस पूरे दृश्य में कोई चमत्कार नहीं है, कोई दिव्य घटना नहीं। यहां सिर्फ एक गहरा इंसानी अनुभव है। जब मन बहुत ज्यादा घेर लिया जाता है तो क्लैरिटी के लिए स्पेस की जरूरत होती है। आज हम इसे मेंटल ओवरलोड कहते हैं। उस समय इसे बस एकांत की आवश्यकता कहा गया। नाम अलग है, अनुभव वही है, और यहीं से इस पूरी सीरीज का स्वर क्लियर हो जाता है। मिलिंद प्रश्न सिर्फ धर्म की किताब नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जहां हर बात को देखा जाता है, परखा जाता है और समझा जाता है। इस ग्रंथ में राजा भी प्रश्न करता है और स्थविर भी अंधा विश्वास नहीं मांगता। इसीलिए इस एपिसोड में हमने अभी किसी प्रश्न का फाइनल उत्तर नहीं दिया। हमने सिर्फ जमीन तैयार की है, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट न हो कि हम किस नजर से कहानी को देख रहे हैं, तब तक उत्तर भी गलत जगह गिर सकता है। अगला एपिसोड इसी जमीन पर खड़ा होगा, जहां मिलिंद अपना पहला गहरा प्रश्न उठाता है, और जहां हम हर प्रश्न के साथ ये देखते चलेंगे कि उस समय किस तरह से बात समझाई गई, और आज साइंस और साइकोलॉजी उसे कैसे समझने में मदद करती है। अगर तुम्हें ये तरीका पसंद आया, जहां कहानी भी है और सोच भी, अगर तुम सिर्फ मान लेना नहीं समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें। इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो सवाल पूछने से नहीं डरता, और बुद्ध कथाएं को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम ज्ञान थोपते नहीं, हम सोच को जगाते हैं। इस सीरीज का लिखित ब्रेकडाउन पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट decodedbuddha.com पर जरूर विजिट करो, और डेली शॉर्ट इनसाइट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करो @buddhakathayan। अगला एपिसोड इसी कहानी को एक और गहरा मोड़ देगा, और शायद तुम्हारी अपनी सोच को भी।